देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल में रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये फार्मूला है, जहां पे जेड क्या है एटॉमिक नंबर और एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका यूनिट क्या होता है ए नॉट, ये बात ध्यान में रखना। अब सुनिए, यहां तुम्हें एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए निकालिए जल्दी से, वैल्यू बताइए कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है। कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहा है, फिफ्थ। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एटॉमिक नंबर कितना 1। अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट करें, आर का वैल्यू R5 बोल देंगे एन की जगह, क्योंकि 5वें ऑर्बिट के निकाल रहे हैं। अब वैल्यू क्या आएगा 0.529 इंटू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब बाई जेड 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25, कितना आ जाएगा वैल्यू बोलो 13.225। यूनिट क्या लिखोगे ए नॉट। आ गया आंसर, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। चलो दोनों क्वेश्चन देखो जी, यहां पे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, एन का वैल्यू कितना है 2। और हीलियम आयन एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन चेंज होने के लिए है ना। एटॉमिक नंबर तो 2 ही होगा। तो बताइए R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.529 आई इंटू 2 का स्क्वायर, एन के जगह क्या पुट करोगे 2 का स्क्वायर अब बाई जेड, जेड के जगह क्या पुट करोगे 2। इसको डायरेक्ट काट दें, ये कट जाएगा ना इसे, और नहीं तो 4/2 करना फिर भी 2 आएगा। तो बताइए इस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18, 2 4 1 5, 5 2 10, ये आ गया जी 1.058 ए नॉट। इतना आ रहा है सबका, कोई दिक्कत। अच्छा इसको निकालना है, तो एन का वैल्यू क्या दिख रहा है 4, और ये गिवन डाटा ऐसे लिख लेना। और इसका एटॉमिक नंबर बोलो, बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है। तो R4 निकालोगे 0.529 आई इंटू एन स्क्वायर, एन कितना है 4 का स्क्वायर कर दो बाई 4। तुमको दिक्कत है तो स्क्वायर बदल ही लो, 16/4 हो जाएगा। तुम यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी काटो, यहाँ भी काटोगे 4 आएगा, यहाँ इसको इन दोनों को काटोगे तभी 4 आएगा। तो 4 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.116 ए नॉट आ रहा है। बोलो किसी को इसमें दिक्कत, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इसके आधार पे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए, थोड़ा वगैरह कंपटीशन का जो क्वेश्चन होता है ना, चाहे एनडीए वगैरह, ये सब लैंग्वेज में थोड़ा सा आपसे पूछेगा, सवाल वही कैलकुलेशन वही, बस खाली लैंग्वेज चेंज। देखिए जैसे इसमें हम पूछे इस फार्मूला में कांस्टेंट टर्म क्या है जी, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो बदलेगा नहीं। ये भी क्या है, इसका भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसी को मान लिया ए नॉट, ये वैल्यू कांस्टेंट है। ए नॉट क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। आ रहा बात समझ में। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला, एन का वैल्यू क्या है 2, ऑर्बिट किसके लिए निकालना है लिथियम, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत। रेडियस का फार्मूला लगा दीजिए, Rn = फार्मूला पढ़े हैं एन स्क्वायर बाई जेड ए नॉट, ठीक है। अब तुम सुनो क्वेश्चन को, साफ को है कि जो आंसर निकालिए ना इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ए नॉट के टर्म में। तुम देखो नीचे सारे ऑप्शन में ए नॉट है कि नहीं है, तो ए नॉट के टर्म में निकालना है। तो ठीक है हम ए नॉट मान लेते हैं। तो ए नॉट किसको मानते थे, ये कांस्टेंट को, ये। तब बताइए ई वैल्यू के जगह क्या लिख दे हम लोग ए नॉट, क्या ये लिख सकते हैं यस या नो। तो ये दोनों वैल्यू गया, ठीक है। उसका वैल्यू तो इसके बराबर था, ठीक। और ए का वैल्यू क्या है बताइए। अब रेडियस हमको सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 2 है।
तो 2 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर कितना है 3 A0, तो कितना आ जाएगा 4/3 A0। बोलिए कोई दिक्कत? क्या ये क्वेश्चन टफ है? थोड़ा सा लैंग्वेज है जिसको आप प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हो और एग्जाम के क्वेश्चन बना सकते हो। तो कौन सा आंसर हो गया? बी। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए लिख लीजिए। अब देखो एगो बच्चा वाला क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा है 2017 में, ये भी क्वेश्चन बना लो, आंसर तुम जानते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा था जेईई 2017 में, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ठीक है। और कुछ ये सब वैल्यू दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, साई नोट का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं पूछा है कि निकालिए सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन ये सब है। 4.76 A0, C 0.529 A0, ठीक है। इसको बनाइए, आंसर बताइए। हाँ देखिए ये सवाल जो पूछा गया है, अब मुझे बताइए आपको क्या निकालना है? रेडियस ऑर्बिट का, ऑर्बिट का रेडियस निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, n²/A0। ये फार्मूला आपको पता है कि नहीं? आप डायरेक्ट इसको यूज करो, ये सब वैल्यू दिया हुआ देने दो, क्या दिक्कत है? आ रहा है बात समझ में? डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे, क्या आएगा आंसर बताइए? n क्या है 2। आइए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है? ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन है जी आपका। 2 का स्क्वायर बाई 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2.116 A0। कि कौन है आंसर? ये क्लोज नहीं है, बताओ, इतना बच्चा वाला सवाल है। देखिए एक सेम क्वेश्चन इससे मिलता जुलता दिया हूं, ऑर्बिट भी मैंने फिक्स से रखा है। n का वैल्यू क्या? n का वैल्यू 2 और A0 के टर्म में निकालना है, और z का वैल्यू क्या है 4। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो Rn निकालना है, Rn निकाल लीजिए। n का वैल्यू क्या है 2, तो R2 लिख लो, कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला में 0.529, ठीक है। n का वैल्यू क्या रखोगे 2, 2 का स्क्वायर कर दो, z का वैल्यू क्या 4 I × A0। अब आप बताइए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? A0। आई इसका वैल्यू 4/4, चलो हम लिख देते हैं आपके लिए 4/4 × A0, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? बोलिए इसमें कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है, तो बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमने फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल किया, आप लिखो इस पे फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, जो बेसिक फार्मूला पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फार्मूला का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए सेकंड टाइप न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आप इस कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, और n² बाई z। n का वैल्यू क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को अच्छे से यूज करने आना चाहिए, बस कांस्टेंट टर्म को हटाइए, प्रोपोर्शनल साइन मिल जाएगा। तो ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत? हम बता रहे हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको बता रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन का मतलब समझते हो कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी ना। प्रोपोर्शनल साइन का ही ना मतलब होता है। n को क्या कहते हैं? n को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट, स्क्वायर में बढ़ रहा है। और इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किसका ऑर्बिट? रेडियस का। अब बताओ अगर रेडियस का ऑर्बिट
रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर रेडियस का ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ये कल भी करवाया था कि नहीं, कि रेडियस आपका जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये रेडियस छोटा, दूसरा है तो इसका रेडियस बढ़, तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा। ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और ये भी नीट में एक बार आया था। नीट में क्या आया था सुनिए, बोला था कि बताइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 पे है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, थोड़ा बहुत पहले पूछा था, तब नीट का एग्ज़ाम AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, लेकिन कोई भी नाम हो, एग्ज़ाम तो वही है। तो बोला कि रेडियस और रेडियस रिलेट विथ एन, रेडियस और एन में क्या रिलेशन है, और ऐसा ऑप्शन दे दिया था RN² B RN C R/N D R² N²। आप किसको टिक कीजिएगा बताइए, जल्दी बताइए सब लोग, किसको टिक कीजिएगा, B RN, हाँ और कोई बताइए, RN, हाँ और कोई, बोल नहीं रहे हो, चलो ठीक है, टाइम लो, लिखो जल्दी से बताना आंसर। ऑप्शन सही है ए। ये भी आपका एक नीट में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है जो इससे आ रहा है, तो आप समझ रहे हो ना कि इन सब से भी, जो ये प्रोपोर्शनल साइन वाला बात कर रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन निकालता है। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के, ये फॉर्मूला में दिख रहा है, तो यही क्वेश्चन है। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक, तो लिख लो। आया बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड टाइप, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल साइन को यूज करना सीख गए तो बताइए, दो डिफरेंट रेडियस देगा दो ऑर्बिट का, मान लो हम R1 माने, तो बताइए प्रोपोर्शनल साइन में क्या लिखेंगे, N1/Z1, स्क्वायर किसका होगा, N का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर R2 लिखे तो क्या लिखेंगे, जरा कॉपी में खुद से लिखो, तो तुम लोग कॉपी में लिखो। हाँ यहाँ पे देखिए R2 इक्वल टू आप जरूर लिखे होगे N2 इसका स्क्वायर बाई Z2। अगर हम R1/Z2, हाँ ठीक कर रहे हो, R1/R2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए मैं लिखता हूँ, N1 का स्क्वायर बाई Z1 डिवाइडेड बाई N2 का स्क्वायर बाई Z2। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। इसको थोड़ा और सुधार के लिखते हैं, N1 का स्क्वायर बाई Z1। अब तुम लोग मैथ में ही पढ़ा होगा, ई वैल्यू ऊपर चला जाता है, गया ऊपर, Z2 बाई N1 का N2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब एक काम करो, N1 N2 को एक साथ कर दो, तो N1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1, इसका कोई स्क्वायर नहीं है, ये फार्मूला आ गया, कोई दिक्कत। यानी कि R1 और R2 का वैल्यू आपके सामने है, N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू Z1/Z2। कोई दिक्कत इसमें किसी को। ये इस फार्मूला जो सेकंड टाइप बताया, इस पे अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले जल्दी से फार्मूला लिखो। हम नहीं कह रहे हैं कि सब फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो भी तरीका बताएंगे कि इसको आसानी से तुम याद कैसे रख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट खुद से लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस फार्मूला में तुम क्या नोटिस कर रहे हो, कि इस फार्मूला में तुम ये नोटिस कर रहे हो कि R1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z1। अच्छा 2 गो R रहेगा तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 गो N रहेगा, यही ना डिसाइड कर रहा है कहाँ 1 कहाँ 2, यही ना डिसाइड करना है। और 2 गो कौन रहेगा, Z भी रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको 1 और 2 डिसाइड करना, चलिए हम डिसाइड कर लेते हैं। देखिए R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसा ये वैसा ये, तो ये अगर 1 है तो यहाँ क्या आएगा 1, ये यहाँ 2 है तो 2। ये बात समझ में आया। आज चूंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर। क्या फार्मूला रटने की जरूरत है, नहीं, ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो मैक्सिमम बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। देखिए अब ई कैसा है, उल्टा नहीं है, यानी ई 1 है तो ई कौन हो जाएगा 2, आई 2 है तो ये 1। क्या इसमें स्क्वायर वगैरह है, नहीं। ये फार्मूला बताइए पिछले वाले फार्मूला से मैच किया कि नहीं,
किया ना। तो ये आपको याद हो गया कि नहीं लिखने का तरीका। हम मैक्सिमम बातें कह रहे हैं कि क्लास में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लिखना सीख जाइएगा, फार्मूला आपको याद हो जाएगा, और इस पर क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब रटने की ज़रूरत है। सेकेंड टाइप, तरीका सीखिए, पैटर्न सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। अच्छा, आप पढ़ने से पहले ही आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि यहाँ एक आइटम नहीं है, दो हैं, दो है ना, तो दो रेडियस होगा। ठीक है, तो तुम मान लो कि फर्स्ट आइटम हम मान लिए किसको, पहला लाइन में जो मिला हाइड्रोजन, और दूसरा कौन है, हीलियम। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाइएगा क्वेश्चन। आप बताइए दो एटम है तो दो रेडियस मिलेगा कि नहीं, पहला वाला को 1 मान लो, दूसरा वाले को 2। अब हम पढ़ के इस सब का वैल्यू लिखेंगे, इसी तरह से लिख लेना, कभी गलती नहीं होगा। अच्छा, दो ऑर्बिट होगा कि नहीं, N1 एंड N2, और दो जेड होगा, एटॉमिक नंबर Z1 और Z2। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट यानी 2, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1। ये पता है कि नहीं पता है आपको, ठीक। अच्छा, R1 का वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए रेडियस बता दिया ना, वो कितना है, R0। रेडियस कितना है, R0, उसका कुछ वैल्यू दे सकता है, R0 के टर्म में निकालने बोला है। अच्छा आइए, दूसरा आइटम कौन है, हीलियम। हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है जी, ये सब अंडरलाइन करना, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट है। और एटॉमिक नंबर हीलियम का तुमको पता है क्या, 2। और ये बोला है कि निकालो, नहीं बोला फाइंड रेडियस, रेडियस निकालो। अब तुम्हें फार्मूला जब लिखना हो R1/R2, किसके टर्म में निकालना है, R0 के। तो R1/R2 जब लिखोगे फार्मूला तो बताइए, तरीका तुमको पता है, रटने की जरूरत नहीं है। 2 गो N होगा हमको पता है, 2 गो Z होगा वो भी पता है, और N डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब जैसा ये वैसा ये, आई कैसा, इन्वर्सली उल्टा, यानी ये 1 है तो ये 2, आइए 1, आई इसका स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगा दिए। बोलिए कोई दिक्कत, और सब चीज़ का तो वैल्यू है ही जी, पुट करके आंसर निकल सकता है, निकाल लोगे। R2 का वैल्यू R0 में निकल जाएगा, क्योंकि R1 का वैल्यू क्या रखोगे, R0, R2 तुमको निकालना है। N1 क्या है बताइए, 2, N2 क्या है, 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और Z2 क्या है, Z2 तो 2 है ना, सॉरी Z2 2 है और Z1 1 है। क्या ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए R2 का वैल्यू कितना आएगा। हाँ देखिए ध्यानपूर्वक, अब बताइए हमको ये R2 निकालना है। अच्छा ये 2 कट गया जी पहले, अब 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचा R0/R2। R2 को इधर ले जाएं, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अच्छा R0 = 2R2, R2 इधर गया ना, R2 को इधर भेज दीजिए, तो बताइए तो क्या आ जाएगा, R2 = R0/2। ये आएगा आंसर सबका, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया सवाल। तो देखिए इसी पे नीट में जो पूछा है, नीट का करवा देता हूँ, जेईई का बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक, इसी सेकंड फार्मूला पे भी क्वेश्चन आया, चलो देख लेते हैं। हाँ बताइए, हीलियम के लिए कौन सा ऑर्बिट है, हीलियम यहाँ ना है, सेकेंड ऑर्बिट, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ, रेडियस इसका वैल्यू देखो ये दिया हुआ है 105.8, यूनिट भी लिख लेना, पिकोमीटर है, कौन सा मीटर है, पिकोमीटर। अच्छा R2 तो हमको निकालना है, N2 का वैल्यू कितना है, N2 है 3, बताइए। आप फार्मूला पुट करेंगे, R1/R2 लिखने आता ही है, इधर क्या लिखेंगे N1 N2, ये तो सेम ही चलेगा, इसका खाली क्या कर देंगे स्क्वायर, और Z2/Z1 उल्टा, एक के जगह 2, इस लिखने में कोई दिक्कत, फार्मूला तो याद हो रहा होगा। R1 का वैल्यू कितना है बताओ, 105.8, यही है ना पिकोमीटर में। चलो R2 हमको निकालना है, N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू 3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और Z2 कितना है 2, Z2 2 ना, सॉरी 3 है, Z2 तो 3/2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। हाँ ठीक है देख लेते हैं, नहीं ना दिक्कत है तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 4/9 × 3/2, आइए वैल्यू हो जाएगा इतना, जो भी है रहने दो इसको। अच्छा इसमें जो कट रहा काटिए, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा,
यानी फाइनली क्या आ गया 2/3। बोलो कोई दिक्कत? R2 को इधर ले लो, तो 2/3 R2 इक्वल टू इतना। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा 3 इसमें मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या चलो ठीक है यही कर लेते हैं। तो R2 इक्वल टू आप क्या लिखेगा, इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा 3, तो चलिए मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय 2। इसको इससे डिवाइड करोगे 1.5 आएगा, तो मल्टीप्लाई करना लो इसको 1.5। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा ये जो आंसर आएगा खाली ये मेरे को बताओ, पिकोमीटर में आएगा कि ए नॉट में आएगा? पिकोमीटर में आएगा, क्योंकि एक जगह ए नॉट दिया है, बाकी सब जगह पिकोमीटर, तो ऑफ कोर्स ये पिकोमीटर में आएगा, ये पता है ही। अच्छा तुम गुना कर लेना इसको, लेकिन मैं तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, और नीट में आप टाइम बचा सकते हो इस तरह से डायरेक्ट आंसर करके। देखो 105 में 1 गुना करोगे तो भी 105 होगा कि नहीं? आप तो 1.5 गुना कर रहे हो, तो थोड़ा वैल्यू तो बढ़ेगा। अब वैल्यू बढ़ के कितना हो सकता है? 15 होगा जी। 1 गुना करेंगे तो 1.5 1.5 होगा ना। आइए ये 2 ऑप्शन है, ए नॉट होगा नहीं, पिकोमीटर होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया। क्या गुना करना पड़ा हमको? नहीं, आंसर आप लिख लेना गुना करके यही आएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ बालक सुनो ध्यान से, नीट में एग्जाम में टाइम बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करना है और कम समय में करना एग्जाम में जरूरी है। कम समय में करने के लिए क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन से बचने के लिए ऑप्शन की मदद ले सकते हो। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? सेम क्वेश्चन था कि नहीं पिछले जैसा? ठीक है, तो इस तरह से जेईई मेन में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात और सुन लो जाते जाते, इंपॉर्टेंट बात, 11th क्लास जब आपका खत्म होगा तब आपका मई में, हर साल मई में कौन एग्जाम होता है? नीट 2027 का ना पेपर आपको पता है? किसी को नहीं पता है? पता है क्या जी? मुझे पता है क्या? नहीं ना, तो इतना पढ़ाने का क्या जरूरत है? क्वेश्चन दे देते, एक दिन पहले बुलाते। हाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमको नहीं पता, लेकिन याद रखिए 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन किससे आएंगे? 11 से। तो जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करते हो, मैं गारंटी देता हूँ इस 20 क्वेश्चन में आना। मैं यहाँ कॉपी में जो लिखवा रहा हूँ ना, इसको आपको फॉर्मूला में आगे के क्लास में जैसे ही चैप्टर खत्म होगा समरी भी लिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन उस समरी फॉर्मूला पे ही बनेंगे, जो इस साल भी 12th वाले को करवाया है। आया बात समझ में? तो ये इतना जरूरी है कि अगर आप ध्यान से क्लास करते हैं और समरी को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपके नीट के क्वेश्चन 20-22 जो भी आएंगे उसमें 17-18 तो उस कॉपी से रहेगा। आ रहा समझ में? एकदम डिट्टो रहेगा। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 28 में दोगे तो 28 तक वेट करो, आपको 11th में ही क्वेश्चन दिखा दूंगा कि देखना 20-22 क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें 17-18 समरी से बन जाएंगे, बाकी थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? और टाइम बचेगा इस तरह से, ठीक है? तो बाकी आप ध्यानपूर्वक क्लास कीजिए, यही ज़्यादा जरूरी है। जो पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़ो, इसके बाद जाइए लंच ब्रेक कीजिए अपना।